गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरियर लॉन्चर द डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट द हिंदू से आए आर्टिकल्स को। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, स्पेशली एमएसपी का टॉपिक, जिसकी वजह से फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो समझेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा एमएसपी का इश्यू। एमएसपी के इशू को लेकर के पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान अभी भी कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि एमएसपी को लीगलाइज स्टेटस ग्रांट कर दिया जाए, एमएसपी को पार्लियामेंट बैकिंग दी जाए, लॉ इसके ऊपर बना दिया जाए और जिससे किसानों को फायदा पहुंच सके। उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर काफी सारे गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं और उनका कहना है कि एमएसपी का क्या कॉन्स है। वहीं पर किसान कंटिन्यूसली ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि एमएसपी से उनको काफी सारा लाभ मिलेगा। तो इसी कंटेक्स्ट में सबसे पहले हम इस इशू को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एमएसपी इज अ गुड और एमएसपी इज अ बैड थिंग। दोनों ही प्रोज और कॉन्स को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और ओवरऑल एक पूरा का पूरा एमएसपी इशू को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, भारत में जो एमएसपी है वो प्रेजेंट में टोटल 22 क्रॉप्स के ऊपर दिया जाता है, राइट। 22 क्रॉप्स के ऊपर भारत में एमएसपी जो है वो नोटिफाई किया जाता है। इस 22 क्रॉप्स के साथ साथ एक क्रॉप है हमारा शुगर केन, और शुगर केन के ऊपर आपका एमएसपी नहीं, इसके ऊपर एफआरपी यानी कि फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो फिक्स किया जाता है। तो टोटल 23 क्रॉप्स ऐसे हैं जिन क्रॉप्स को लेकर के सरकार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पे प्राइस प्रायर में फिक्स करने का काम करती है, जिससे किसान जो है वो अपना फसल फिर जब सेल करते हैं तो उनको मिनिमम कुछ प्राइस मिल पाता है। अब किस तरीके से मिल पाता है उसको समझते हैं। अभी देखिए, अभी प्रेजेंट में जो एमएसपी का प्रेजेंट स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से एमएसपी की कोई लीगल बैकिंग नहीं है। देयर इज नो लीगल बैकिंग। इसका मतलब पार्लियामेंट की तरफ से कोई भी ऐसा इसके सपोर्ट में कोई लॉ नहीं है। ये सरकार की कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो अनाउंस कर सकती है और चाहे तो अनाउंस नहीं भी कर सकती है। दूसरी बात यह है एमएसपी के स्टेटस को लेकर के अभी कि गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको एमएसपी के ऊपर परचेज करना ही करना है, क्योंकि कोई लीगल बैकिंग नहीं है। तो सरकार चाहे तो परचेज कर भी सकती है और सरकार चाहे तो प्रोक्योर कर भी सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है सरकार का कि सारा फसल किसानों से सरकार ही खरीदेगी एमएसपी के ऊपर। इस वजह से यहाँ पर प्रेजेंट में केवल और केवल 6% किसान ऐसे हैं जो अपने क्रॉप को एमएसपी के ऊपर सेल कर पाते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट के ऊपर ना तो परचेज करने का कोई ऑब्लिगेशन है, ना तो अनलिमिटेड या जितना लोग चाहें उतना प्रोक्योर करने का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन है। तीसरी बात, यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पर कि वो परचेज करें प्रोडक्ट को, क्रॉप्स को एमएसपी के ऊपर। तो इस वजह से यहाँ पर अगर एमएसपी का लॉ आ जाता है तो प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर एमएसपी से नीचे प्रोक्योर करने की इजाजत नहीं होगी। अगर वो एमएसपी से नीचे प्रोक्योर करेंगे तो उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाया जा सकता है। फिर अगर एमएसपी का लॉ अगर पास हो जाता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन रहेगी कि उसको परचेज करना है, उसको प्रोक्योर करना है यहाँ पर, राइट। तो इस वजह से सरकार से कंटिन्यूसली डिमांड की जा रही है कि एमएसपी को लीगल बैकिंग दिया जाए, यानी कि पार्लियामेंट से इसके लिए एक लॉ पास किया जाए। अब ये तो है एमएसपी का प्रेजेंट स्टेटस, लेकिन अगर आप एफआरपी का स्टेटस देखो, एफआरपी यानी कि फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस जो दिया जाता है आपका शुगर केन के लिए, उसका स्टेटस क्या है। तो देखो, जो एफआरपी, जैसे गन्ने की जब खेती होती है तो गन्ने की खेती से पहले सरकार गन्ने के दाम डिसाइड करती है और इसको जो डिक्लेयर किया जाता है एफआरपी को, इट इज डिक्लेयर्ड अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1956। इट इज डिक्लेयर्ड अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि भाई शुगर केन के लिए एफआरपी डिसाइड करने के लिए
एक तरह की स्टैच्यूटरी बैकिंग यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पर, यानी कि इसके कंटेक्स्ट में लॉ प्रेजेंट है आपका, लेकिन बाकी के किसी भी क्रॉप के ऊपर कोई भी लॉ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अगर एमएसपी लीगल हो जाता है तो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस? सबसे पहली बात, एमएसपी के लीगल करने के लिए पार्लियामेंट से लॉ पास करना पड़ेगा। दूसरी बात, गारंटीड प्रोक्योरमेंट प्रॉमिस करना पड़ेगा, राइट, गारंटीड प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल एमएसपी क्रॉप्स। ये किसानों की डिमांड है भाई कि एक बार लॉ पास हो जाए तो लॉ पास होने के बाद जितनी भी क्रॉप्स को एमएसपी कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है 22 क्रॉप्स को, उनका गारंटीड प्रोक्योरमेंट हो पाएगा। और तीसरा, अगर लॉ बन जाएगा तो लॉ बन जाने के बाद ये इलीगल हो जाएगा प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए कि वो किसी भी किसान से एमएसपी से नीचे जो फसल है वो नहीं खरीद पाएंगे। फिर उनको यहाँ पर एमएसपी से ही, एमएसपी के ऊपर या मिनिमम कम से कम एमएसपी पे उनको खरीदना पड़ेगा। अगर इससे नीचे वो खरीद रहे हैं तो ये चीज प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए इलीगल हो जाएगी। अब समझते हैं कि अगर एमएसपी पास हो जाता है तो इससे किसानों का क्या फायदा होगा। देखो, अगर मान लो एमएसपी यहां पर डिक्लेयर कर दिया जाता है, इफ एमएसपी इज डिक्लेयर्ड इन यहां पर, तो एमएसपी के डिक्लेयर होने के बाद, तो अगर एमएसपी सरकार के द्वारा मान लो आप डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उससे क्या होगा, उससे फार्मर्स को एक प्रकार से प्राइस अश्योरेंस मिल जाएगा। देयर वुड बी प्राइस अश्योरेंस टू फार्मर्स। और एक बार अगर प्राइस अश्योरेंस मिल जाता है फार्मर्स को तो उसके हिसाब से वो अपने क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करेंगे। और क्रॉप जब हार्वेस्ट होने के बाद यहाँ पर वो सेल होने जाएंगे, तो किस सेल करने जाएंगे तो किसानों के पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन ये होगा कि वो भारत सरकार को यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फसल अपनी बेच सकते हैं और ये फसल वो अपनी एमएसपी पे बेच पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन होगा उनको, उनके पास, कि जितने भी प्राइवेट ट्रेडर्स हैं आपके मंडी में बैठे हुए, उनको वो अपनी फसल सेल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर सरकार ने एमएसपी अनाउंस कर रखा है तो प्राइवेट ट्रेडर्स भी इनसे एमएसपी से नीचे तो नहीं खरीद सकते। साथ ही साथ ये भी चांसेस रहेंगे कि प्राइवेट ट्रेडर्स को अगर ये बेचेंगे तो हो सकता है किसानों को यहाँ पर एमएसपी से भी ऊपर दाम मिल जाए ट्रेडर्स के बीच में कंपटीशन के कारण। तो किसानों के पास ये दो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेंगे। इन दो ऑप्शन के वजह से किसानों की इनकम जो है वो इनकम यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। देयर वुड बी हायर इनकम लेवल। और इस वजह से किसान चाहते हैं कि यहाँ पर उनके लिए एमएसपी डिक्लेयर कर दिया जाए। अब इस एमएसपी अगर इस तरीके से डिक्लेयर होगा आपका, तो एट प्रेजेंट में जो एमएसपी के तहत केवल 6% किसानों को फायदा मिलता है। वो 6% किसानों से फायदा बढ़ करके जो सारे फार्मर्स है देश में उनको ये फायदा मिल पाएगा, क्योंकि फिर सारे फार्मर्स आपके चाहे मंडी में बेचे चाहे कहीं भी बेचे, या मंडी में ही बेचेंगे तो एमएसपी से नीचे उनसे कोई खरीदने वाला है नहीं। तो एमएसपी का फायदा फिर इस तरीके से सभी किसानों को मिल जाएगा। दूसरी बात, अभी केवल और केवल जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है देश के अंदर, उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का केवल और केवल 30% ऑफ वॉल्यूम जो है वो भारत सरकार प्रोक्योर करती है, ओनली 30% ऑफ वॉल्यूम। और अगर वैल्यू के टर्म में देखो, इन्हीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कंटेक्स्ट में देखो, तो केवल 7% ऑफ जो वैल्यू है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वो सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रोक्योर किया जाता है एमएसपी के ऊपर। तो यहाँ पर इन सब संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगर सरकार की तरफ से यहाँ पे एमएसपी की गारंटी दे दी जाती है, क्योंकि फिर प्रोक्योरमेंट भी सरकार को एक तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के ऊपर जो अब प्रोक्योरमेंट करने का ऑब्लिगेशन इससे पहले नहीं था, अब वो ऑब्लिगेशन आ जाएगा सरकार के ऊपर। तीसरी बात, यहाँ पर जो एक्सप्लॉटेशन होता था फार्मर्स का मिडिल मैन और ट्रेडर्स के द्वारा, वो एक्सप्लॉटेशन में हमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रेडर्स अब एमएसपी से नीचे तो फसल को नहीं खरीद सकते। सो इस वजह से अगर वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते तो अब जो एक्सप्लॉटेशन होता था मिडिलमैन और ट्रेडर्स के द्वारा किसान का, वो रुक जाएगा। और इस वजह से यहाँ पर एमएसपी की कंटिन्यूसली किसानों के द्वारा डिमांड की जा रही है। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो उससे नुकसान क्या हो सकता है और सरकार क्यों कह रही है कि ओवरऑल इससे किसानों का ही नुकसान होगा।
अभी जो मैंने रखा वो आपके सामने किसानों का पक्ष रखा कि उनको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो उनको होने वाले फायदों में हमने देखा कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता है तो सबको मिलने लग जाएगा। भारत सरकार अभी ऑब्लाइज नहीं है प्रोक्योर करने के लिए, तो ऑब्लाइज हो जाएगी प्रोक्योरमेंट करने के लिए एमएसपी लागू होने के बाद। किसानों के पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे, या तो वो सरकार को बेचे या प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचे। और एमएसपी लागू होने के बाद उनकी निगोशिएशन पावर बढ़ जाएगी, और निगोशिएशन पावर बढ़ने के साथ साथ ही उनकी इनकम लेवल बढ़ेगी। जो एक्सप्लॉटेशन होता था ट्रेडर्स के बिहाफ पर वो रुक जाएगा, क्योंकि एमएसपी से नीचे अब ट्रेडर खरीद नहीं सकता। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स। अब चलते हैं हम लोग कुछ कॉन्स को समझने की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि अगर भारत सरकार को गारंटीड प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा तो उस गारंटीड प्रोक्योरमेंट का क्या यहां पर कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। देखो, सबसे पहली बात यहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के, अगर एमएसपी यहां पर लीगल हो जाता है तो एमएसपी लीगल होने के बाद जाहिर सी बात है कि सरकार को प्रोक्योरमेंट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्रोक्योरमेंट बढ़ाने के लिए सरकार को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, या क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को बढ़ाए बिना आप प्रोक्योरमेंट को बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अपनी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है वो काफी पुअर है यहाँ पर, और इसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी जब बढ़ानी पड़ेगी तो उसकी वजह से ज्यादा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट सरकार के ऊपर आएगा यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर गारंटी दे दी जाती है एमएसपी की, तो उसकी वजह से सरकार का जो खर्च होगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट यहाँ पे खर्च होगा। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 17 लाख करोड़ के आसपास अगर इस तरह की गारंटीड प्रोक्योरमेंट की प्रॉमिस कर दी जाती है तो गवर्नमेंट के ऊपर 17 लाख करोड़ के आसपास खर्च हो जाएगा। 17 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है, तो ये समझ लो कि भारत का जितना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसके बराबर है ये 17 लाख करोड़ का अमाउंट। इतना समझ लो कि हर साल जितना बजट पास किया जाता है उस बजट का 50% है ये 70 लाख करोड़। तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हाई कॉस्ट आने लग जाएगा अगर यहाँ पे एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाता है तो। दूसरी बात, अगर एमएसपी लीगल हो जाता है यहाँ पर तो ये एक प्रकार से प्रमोट करेगा अनसस्टेनेबल फूड ग्रेन मैनेजमेंट पॉलिसी को, राइट। अब ये कैसे होगा समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहली बात, फूड सब्सिडी जो है वो फूड सब्सिडी यहाँ पर ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पर फूड सब्सिडी काफी ज्यादा एमएसपी जितना भी सरकार पहले से प्रोक्योर करती रही है उसको लेकर के डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी इंडिया को घेरने का काम करते रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के लेवल पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे। तो उसमें भी यहाँ पर इंडिया के खिलाफ विरोध और ज्यादा बढ़ेगा अगर यहाँ पे एमएसपी का लीगलाइजेशन होता है तो। दूसरी बात, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर ये प्रोक्योर करती है उसका बफर स्टॉक बढ़ जाएगा। बफर स्टॉक बढ़ जाने के साथ साथ एफसीआई की भी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। तो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होने के कारण यहाँ पर स्टोरेज की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रोक्योरमेंट आप गारंटीड कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योर करना पड़ेगा, तो स्टोरेज प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिलेगी। बट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है नहीं अपने देश में, तो इसके कारण से हो सकता है कि बहुत सारा फूड का हमें वेस्टेज देखने को मिले, और इस तरीके से प्रमोट हो रही है एक प्रकार से अनसस्टेनेबल फूड ग्रेन मैनेजमेंट पॉलिसी। दूसरी बात, सरकार का अगर इन सब चीजों पे प्रोक्योरमेंट पे ही इतना खर्चा हो जाएगा तो सरकार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए उतना अधिक इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं कर पाएगी। देयर वुड बी लोअर इन्वेस्टमेंट इन एड्रेसिंग व्हाट, देयर वुड बी लोअर इन्वेस्टमेंट इन एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का मतलब है जैसे आपका इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करना, जैसे खेतों तक पानी किस तरीके से पहुंचे उसके लिए काम करना, जैसे इनपुट्स किसान को बेहतर से बेहतर मिले फर्टिलाइजर के लिए, उन सब इशू को यहाँ पर देखना। तो ये सारे
स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, मार्केट सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, इनाम को सही से इंप्लीमेंट करना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट सरकार कैसे कर पाएगी अगर यहाँ पर कॉस्ट यहाँ पे इतना हाई रहने वाला है? तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। और अल्टीमेटली जब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगी तो उसका नुकसान किसानों को ही होगा, और उस किसानों को नुकसान होने के कारण उनका जो इनकम लेवल है वो इनकम लेवल बढ़ने के बजाय लॉन्ग रन में आपका कम ही रह जाएगा। तो ये आर्गुमेंट आपका गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, और गवर्नमेंट कह रही है कि इस कारण से अगर गारंटीड प्रोक्योरमेंट को फोर्स किया जाता है, एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए फोर्स किया जाता है, तो इससे ओवरऑल ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, फिर इसके बाद यहां पर अगर प्राइवेट ट्रेडर्स को भी ऑब्लाइज किया जाएगा, उनके ऊपर भी अगर ऑब्लिगेशन होगा कि भाई नहीं, आप एमएसपी से नीचे प्रोक्योर कर ही नहीं सकते क्योंकि कानून आ चुका है अब, तो ट्रेडर्स को भी यहां पर इंपैक्ट झेलने को मिलेगा, और उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली किसानों के ऊपर ही पड़ेगा। कैसे किसानों के ऊपर पड़ेगा समझते हैं। देखो इस चीज को, मान लो एमएसपी को लीगल कर दिया, एमएसपी को लीगल कर दिया तो जाहिर सी बात है ट्रेडर्स जो है वो उसको मिनिमम किस अमाउंट पे परचेज करना पड़ेगा, मिनिमम परचेज करना पड़ेगा उसको किस अमाउंट पे, एमएसपी के ऊपर। और अगर उसको एमएसपी के ऊपर मिनिमम परचेज करना पड़ेगा, तो मान लो एक ऐसा सीजन आता है जिसमें क्रॉप की बम्पर हार्वेस्टिंग होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्रॉप होता है। अब बहुत ज्यादा मात्रा में क्रॉप होगा तो मतलब सप्लाई अगर तुम्हारा ज्यादा है और डिमांड अगर तुम्हारा कम है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे प्राइसेस क्रॉप के बहुत गिर जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी, बम्पर स्थिति में भी, मार्केट प्राइस तो गिर गया, लेकिन ट्रेडर्स को यहाँ पर प्रोक्योर करना पड़ रहा है मिनिमम एमएसपी के ऊपर ही, लेकिन मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे चला गया। तो ऐसे में ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडर्स इस स्थिति में क्यों आपका प्रोक्योर करेंगे, क्यों खरीदेंगे? ये उनके लिए एक लॉस वाली बात है। सो देयर वुड बी रिलक्टेंस ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स राइट इन दिस सिचुएशन टू परचेज। वो खरीदेंगे नहीं इस स्थिति में, और जब वो खरीदेंगे ही नहीं इस स्थिति में तो किसान अपना फसल बेच कैसे पाएगा? दूसरी बात, अगर एमएसपी के ऊपर ऐसे लीगलाइजेशन ऑब्लिगेशन थोपा जाता है प्राइवेट ट्रेडर्स के ऊपर, तो उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड रह जाए, राइट? मार्केट बढ़े ही ना, क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड के रूल के खिलाफ है, तो मार्केट मैकेनिज्म को भी ये हैम्पर करता है। और अगर मार्केट अंडर डेवलप्ड रह गया तो इसके कारण जो इनकम लेवल्स है किसानों की, अल्टीमेटली वो आपको कम होते हुए देखने को मिलेगी। और इस वजह से यहाँ पर एमएसपी का लीगलाइजेशन गलत है, ये मान लो कहा जा रहा है आपका इस पूरे प्रोसेस में, कि इसलिए एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, यहां पर एमएसपी को लीगलाइज अगर मान लो कर भी देते हैं, तो देखो एमएसपी को लीगलाइज होने के बाद भी यहां पर सरकार जो है वो दो ही क्रॉप खरीदती है ज्यादातर, राइस और वीट तुम्हारी। तो राइस और वीट तो चलो मान लो एफसीआई प्रोक्योर कर लेगी, लेकिन बाकी के फसल अभी क्या होता है कि एमएसपी लीगल नहीं है, तो एमएसपी लीगल नहीं होने के कारण सरकार राइस और वीट प्रोक्योर करती है, और बाकी जो है वो प्राइवेट ट्रेडर्स जो है वो बाकी के फसलों के ऊपर निगोशिएशन सरकार से बेटर कर नहीं पाते। सॉरी, फार्मर्स प्राइवेट ट्रेडर्स से बाकी के क्रॉप्स के ऊपर बेटर निगोशिएशन कर नहीं पाते, तो प्राइवेट ट्रेडर्स उनसे बाकी के क्रॉप्स कम दाम में खरीद लेते हैं। तो इस वजह से किसान कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें तो एमएसपी ही चाहिए, हमारे लिए एमएसपी ही सही है। लेकिन इतने सारे कॉन्स देखने के बाद हमें समझना चाहिए कि इस पूरे प्रोसेस में अगर आप, और कौन समझ सकते हो यहां पर कि अगर एमएसपी गारंटेड हो जाएगा तो व्यापारियों को महंगे दाम पे खरीदना पड़ेगा, और व्यापारियों को महंगे दाम पे खरीदना पड़ेगा तो वो बेचेंगे भी ज्यादा दाम पे। तो अगर ज्यादा दाम पे बेचेंगे तो फूड का प्राइस बढ़ेगा, और फूड का प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी में हमें महंगाई देखने को मिल पाएगी, महंगाई देखने को मिल पाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो जुडिशियरी है, अगर एमएसपी को लेकर के कोई ट्रेडर जो है वो लॉ को वायलेट करने की कोशिश करता है, वो एमएसपी से नीचे प्रोक्योर करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ केस होगा। तो ऐसे केसेस हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जुडिशरी जो है वो ओवरबर्डन्ड होते हुए दिखेगी हमें इस तरीके से। तो ये कॉन्स जो है वो कॉन्स ज्यादा है यहाँ पर,
प्रोस के मामले में, प्रोस के कंपैरिजन में। और जब भी आपके मान लो किसी भी पॉलिसी में प्रोज अगर कॉन से ज्यादा है तो उस पॉलिसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी पॉलिसी में कॉन्स ज्यादा है प्रोस से तो उस मामले में हमारे लिए आगे बढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई यहां पर सरकार ये कह रही है कि एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड ये है कि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि एपीएमसी का पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए, यानी कि एपीएमसी मंडी जो है जितना इसका अभी नंबर है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी बात यहां पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उस फंड के तहत जो आपका मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रूव करने के लिए जो फंड सेटअप किया गया था, इस फंड का इम्प्लीमेंटेशन बेटर तरीके से किया जाए। फिर दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि सारे के सारे एपीएमसी यानी कि मंडी को इनाम के साथ जोड़ सकते हैं, राइट। और इनाम के साथ जोड़ते हुए यहां पर किसानों को बेटर नेगोशिएशन मिल पाएगा। फिर जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है यहाँ पर, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओ के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ये एफपीओ किसानों के बिहाफ पे निगोशिएट कर सकती हैं जिससे किसानों को बेटर दाम मिल पाए। और दूसरी बात यहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अच्छे फार्म बिल में अच्छे क्लॉजेस थे उनको स्लोली एंड स्टेडीली इंप्लीमेंट किया जाए तो किसानों को फायदा मिल सकता है। लेकिन एमएसपी से किसानों का ही लॉन्ग रन में नुकसान होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई एमएसपी इज नॉट गुड, एंड दैट्स व्हाट गवर्नमेंट इज saying, but still protest is going on in the favor of MSP. They are continuously demanding that without giving the statutory status to MSP, they are not ready to go back to their homes. So that's why this protest is still continuing. तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन आईएनएस वेला को नेवी में ज्वाइन करवा दिया गया है। नेवी में आईएनएस वेला को फाइनली कमीशन कर दिया गया है। तो जानेंगे हम लोग क्या है ये आईएनएस वेला, जिसकी कमीशनिंग अभी की गई है हाल ही में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में, और ये मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में ही ये प्रेजेंट रहेगी आपकी। तो क्या है ये आईएनएस वेला सबमरीन, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे किस तरीके से ये हेल्प करेगी इंडियन नेवी की। देखो, सबसे पहले मैं कुछ बैकग्राउंड बता दूं आपको। इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75, राइट। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75, और इस प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडिया और फ्रांस ने साइन किया था $3.75 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट का मेन एम था 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन को डेवलप करना, 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन को डेवलप करना, जिसमें फ्रांस हेल्प करेगा डिजाइनिंग की प्रोसेस में, फ्रांस हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रोसेस में, और इसके ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, और फ्रेंच का यहाँ पर डिजाइन वगैरह रहेगा, और टेक्नोलॉजी वगैरह में फ्रांस हेल्प करेगा। इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है प्रोजेक्ट 75। इसी प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 स्कॉर्पिन सबमरीन्स हैं, उन 6 स्कॉर्पिन सबमरीन्स में से जो आपकी टोटल अभी तक 4 स्कॉर्पिन सबमरीन्स जो है उसको कमीशन कर दी गई है, और 2 स्कॉर्पिन सबमरीन्स को अभी भी कमीशन करना रह जाता है। अब ये 6 स्कॉर्पिन सबमरीन्स कौन सी हैं? तो ये 6 स्कॉर्पिन सबमरीन्स में पहली सबमरीन थी आपकी आईएनएस कालवरी, यहां आप देख सकते हैं आईएनएस कालवरी, जिसे कमीशन किया गया था 2017 में। दूसरी सबमरीन थी आईएनएस खंडेरी, जिसे कमीशन किया गया 2019 में। थर्ड सबमरीन है आईएनएस करांच, ये मार्च 21 में सबमरीन को कमीशन किया गया। और चौथी सबमरीन है आईएनएस वेला। पांचवी सबमरीन जिसे फ्यूचर में कमीशन किया जाएगा, जो अभी सी ट्रायल में है, वो है वगशीर। और छठी जो सबमरीन पांचवी जो सबमरीन कमीशन किया जाएगा वो होगा वगीर, और वगीर के बाद फिर जो 6th और फाइनल सबमरीन होगा वो होगा वगशीर। तो इस तरीके से 6 स्कॉर्पिन सबमरीन नेवी में कमीशन किए जाएंगे फ्रांस की मदद से। इसी प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75, और इसी प्रोजेक्ट 75 के अंदर चौथा स्कॉर्पिन सबमरीन को फाइनली यहां पर कमीशन कर दिया गया है। ये एक प्रकार का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन
जो है ये आपका न्यूक्लियर इसकी कैपेसिटी नहीं है, ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है आपका, लेकिन ये अटैक में ये भी एक प्रकार का अटैक सबमरीन है। और इस अटैक सबमरीन को डेवलप किया गया है फ्रांस और इंडिया के ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से। इंडिया में फिलहाल जो है वो एक ही आपका न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, और उस सबमरीन का नाम है अरिहंत क्लास सबमरीन। सो इंडिया में इस समय पर केवल और केवल एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, और बाकी जो है वो आपके अटैक सबमरीन्स हैं, जिसमें कालवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास, शिशुमर क्लास, ये सारे क्लासेस प्रेजेंट हैं आपके। सो यहाँ पर प्रेजेंट में इसी सबमरीन के कमिश्निंग के साथ भारत के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन और 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स जो हैं वो अब सर्विस में एक्टिव है, और टोटल 17 सबमरीन्स जो हैं वो इंडिया के अब एक्टिव है इस सबमरीन की कमिश्निंग के बाद। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी कमिश्निंग हो गई है। आपको पता होना चाहिए इसकी कमिश्निंग प्रोजेक्ट 75 के तहत हुई है, और फ्रांस ने इसमें हमारी हेल्प करी है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हम स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर, और इस नेक्स्ट आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा को जो डिसाइड किया जाता है जिस क्राइटेरिया के तहत, उस क्राइटेरिया में यहाँ पर रिवीजन किया जाएगा। भारत सरकार जल्दी ही यहाँ पर डिसीजन लेने वाली है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जिन जिन क्राइटेरिया के आधार पे डिसाइड किया जाता था उसमें कुछ बदलाव लेकर के आए। देखो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस जो कोटा है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, 2019 में इसे पास किया गया था। और इसके लिए आर्टिकल 15 में कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए थे, और उसी के साथ इसी अमेंडमेंट के तहत उन लोगों को, स्पेशली जनरल कैटेगरी को, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनके लिए यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत, कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पर डिसाइड करते हुए। तो उन्हीं क्राइटेरियाज में यहाँ पर चेंज लाने की कोशिश करी जाएगी। पुराने क्राइटेरियाज क्या थे वो मैं आपको उससे फैमिलियर करा देता हूं, और जैसे ही नई क्राइटेरियाज आएंगे हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, ईडब्ल्यूएस कोटा में आने के लिए आपको जनरल कैंडिडेट होना पड़ेगा। मतलब आपके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, यू आर नॉट कवर्ड अंडर रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी और ओबीसी। दूसरा जो प्रेजेंट क्राइटेरिया है वो है कि अभी फैमिली इनकम जो है वो फैमिली इनकम रहनी चाहिए लेस देन 8 लाख रुपीस। ठीक है, तो इसी अमाउंट में आपको रिजर्वेशन होते हुए देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अब ये जो 8 लाख रुपए है, ये इनकम उन सभी सोर्सेज से इंक्लूडेड है जो जैसे कि एग्रीकल्चर, सैलरी, बिजनेस एक्सेट्रा, जो भी ये सोर्सेज हैं, इन सभी सोर्सेज से मिलकर के अगर फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए से कम है, तो फिर ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तीसरी बात, यहाँ पे लैंड साइज भी मैटर करता है फैमिली का। तो जो फैमिली का लैंड साइज है वो यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड के कंटेक्स्ट में देखो, वो एग्रीकल्चरल लैंड साइज जो है वो लेस देन 5 एकड़ रहना चाहिए आपका। ठीक है, फिर उसके बाद रेसिडेंशियल फ्लैट एरिया, यानी कि जहां पे हम लोग निवास करते हैं, रह रहे हैं जहां पर, उस रेसिडेंशियल फ्लैट एरिया को भी कंसिडर किया जाता है, और वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं रहना चाहिए अगर आपको इस कोटा का लाभ उठाना है तो। तीसरी बात, यहाँ पर कुछ नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में यही रेसिडेंशियल प्लॉट अगर आप कोई पोजेस कर रहे हैं, तो कुछ नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में उन रेसिडेंशियल प्लॉट का साइज 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए, और यहां पर कुछ नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में यही लिमिट 200 स्क्वायर यार्ड है। डिपेंड करता है आप बड़ी म्यूनिसिपैलिटी में, बड़े शहर में रह रहे हैं या छोटे शहर में रह रहे हैं। तो इन सब क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो कर पाते हैं तभी आप क्वालिफाई हो पाते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए। फिलहाल सरकार का इंटेंशन है कि वो इस अमाउंट में फाइनली यहाँ पर रिवीजन करने जा रही है, और इस अमाउंट में रिवीजन के लिए जल्दी ही सरकार अनाउंस करेगी कि ईडब्ल्यूएस कोटा के नए क्राइटेरिया क्या होंगे। तो इसी कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल हमें फ्रंट पेज पे देखने को मिल रहा है। यही थे दोस्तों आज के आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप जितनी भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करी हमने आज के सेशन में आपको क्लियरली समझ में आया। अगर आपको ये बातें समझ में आई, कंटेक्स्ट समझ में आया न्यूज का, तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं,
जिनके लिए ये डिस्कशन यूजफुल हो सकता है। सो आते रहेंगे हम लोग इसी प्रकार के एनालिसिस के साथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।